गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। एक बार सभी आ जाएंगे, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएं और मुझे बताएं कि आपकी क्लास में आपको रोहित कुशवाहा जी आवाज़ आ रही है। एक बार प्लीज़ क्लियर करें इस चीज़ को। हाँ जी, बताएंगे फटाफट से। रोहित है, विशाल है हमारे साथ। कल यहाँ पर जो ये क्लास थी मैंने आपको बताया भी था, 6 PM से उन्होंने टाइमिंग कर दी है। तो कल ये 1 बजे का ही बना हुआ था और शाम तक वो वही डिस्प्ले होता रहा, जैसा मुझे पता चला। ठीक है जी, तो इसको देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हम करने वाले हैं आज छायावाद से शुरू। और छायावाद से पहले जो परसों का जो हमारा बचा था चीज़ें, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। जी सरिता जी, रोहित जी, विशाल जी, चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को। मैंने आपको परसों के अंतर्गत जो हमारी चीज़ें बची थी उनको यहाँ पर हमने करना शुरू करा था। और हम यहाँ पर कर रहे थे भारत भारती, राइट। और भारत भारती के अंदर अगर हम बात करें तो हमने 3 चीज़ों की बात करी थी कि वो पास्ट की बात करते हैं यानी अतीत की बात करते हैं, वो वर्तमान की बात करते हैं और भविष्य की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो विस्तार दिया है उन्होंने वो दिया है पास्ट को, राइट। तो आज है 20 जनवरी और यहाँ पर हम भारत भारती के संदर्भ में कुछ बात कर रहे थे। भारत भारती का जैसे मैंने आपको बताया 3 विषयों में 3 टाइटल्स में यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। और इसकी अगर हम बात देखते हैं तो यहाँ पर 3 में सबसे ज़्यादा किसको तवज्जो दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो दी गई है जी अतीत को। ठीक है, यानी अतीत सबसे ज्यादा बेहतर था हमारा। ठीक है, अतीत सबसे ज्यादा ज्यादा बेहतर था हमारा, इसीलिए इस अतीत के गुणगान की ही वह बात करते हैं और अतीत को ही सबसे अच्छे पलों के अंदर दिखाते हैं। इवन यहाँ पर यह भी कहा जाता है कई बार, जब हम छायावाद के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि इस चीज के लिए कि भाई अतीत, क्योंकि अतीत ही एक ऐसा पार्ट था जो भारतवर्ष के अंदर लास्ट 3 क्लास नहीं रोहित, ये आपका नया टॉपिक नहीं है, वही चल रहा है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा पुराना ही टॉपिक चल रहा है अभी। और हम पढ़ रहे थे, जैसे हमने भारतेंदु युग पढ़ा, द्विवेदी युग पढ़ा। ठीक है, हम यहाँ पर जैसे कि बात कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की, है ना। यहाँ पर हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अपनी चेतना का विस्तार करते हुए चीजों को रखा। साहित्य का जो दर्शन था, उस साहित्य के दर्शन को किस तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया, इसके अंतर्गत यहाँ पर आप देखते हैं कि साहित्य का उद्देश्य यहाँ पर क्या है। साहित्य का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि भाई अब साहित्यकार को इस चीज की चिंता करनी है कि उसका केवल मनोरंजन करना ही उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को इन्होंने दिखाया है। हमने यहाँ पर अतीत के विश्लेषण के अंदर बात करी थी कि भाई भारत का जो जो अतीत रहा है वो बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। दूसरी बात हमने यहाँ पर एक और बात करी थी, हमने यहाँ पर कहा था, नहीं सरिता जी कल क्लास इनकी मिस कम्युनिकेशन के चलते नहीं हो पाई। मैंने आपको सेंड भी किया था वो कि मैंने 6 PM मुझे इन्होंने टाइम दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 PM में नई क्लास हुई, 1 बजे का इन्होंने बनाया हुआ था। ठीक है जी, यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं चीजों को कि अतीत इसलिए अच्छा था, जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले अगर कोई डेवलप होने वाला यानी विकसित होने वाला राष्ट्र था तो वो भारत बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस भारत देश के अंदर देवता भी तरस रहे थे जन्म लेने के लिए कि हे मतलब हम कहाँ आने चाहिए, हम इंडिया के अंदर हम जन्म लेने चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर जो मानी जाती है कि सभ्यता यानी सिविलाइजेशन भी सबसे पहले भारत के अंदर ही आई है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर भारत के अंदर ही सभ्यता का भी विकसन हुआ है। ठीक है, अगली बात आ जाती है यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कर्ण जैसे त्यागी दानी हुए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, हरिश्चंद्र जैसे, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों आदि को जिन्होंने नहीं देखा, नहीं समझा। ठीक है, तो यहाँ पर त्याग है, इस देश में दान है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई हैं, भारत की स्त्रियां यमराजों से भी अपने पतियों को बुला करके ले आई हैं, वापस छीन करके ले आई हैं, सावित्री जैसी औरतें हुई हैं। ठीक है,
तो ये सब क्या है, ये हमारा अतीत की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारा जो अतीत है वो किस तरीके से, किस प्रकार से रहा है। ठीक है, तो विकसित हुए हैं, देवता भी तरसते हैं, सभ्यता बहुत अच्छी रही है, त्याग और दान यहाँ के मेन मेजर जो पार्ट्स हैं वो बने हैं। ठीक है जी, तो ये चीजें हमारी किस में रही हैं, ये चीजें हमारी अतीत के अंदर रही है, ये चीजें हमने सभी डिस्कस कर ली थी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्तमान किस तरीके से यहाँ पर रहता है। ठीक है, यानी कि एट प्रेजेंट या फिर वर्तमान का जो विश्लेषण किया गया है, वर्तमान का विश्लेषण वह किस प्रकार से किया गया है, वर्तमान का विश्लेषण। ठीक है, वर्तमान का विश्लेषण। ठीक है, चलिए लिखे यहाँ पर, लिख लीजिए यहाँ तक कि मैंने चीजें करा दी थी आपको, ये सब चीजें क्लियर हो। हाँ जी, यहाँ पर हम अब कर लेते हैं वर्तमान का विश्लेषण। वर्तमान के विश्लेषण के अंदर आप देखेंगे कि भारत ने वर्तमान में दुर्दशा को सह रहा है। किसको? क्योंकि ये कौन से काल की हम बात कर रहे हैं, ये हम उस काल की बात कर रहे हैं जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश है। ठीक है, तो उस औपनिवेशिक सत्ता को हम यहाँ पर सहन कर रहे हैं और भारत की दुर्दशा है ये, है ना, इसी को भारत दुर्दशा के अंदर शामिल किया गया है कि भारत आज क्या बन चुका है। भारत यहाँ पर दुर्दशा से ग्रस्त है। ठीक है, भारत यहाँ पर दुर्दशा से ग्रस्त है। ठीक है, और वर्तमान भारत की दुर्दशा के चित्र ही यहाँ पर खींचे गए हैं। ठीक है, मैंने ये भी बताया था आपको कि जिस भारत का अतीत इतना गौरवपूर्ण रहा है, जिस भारत का अतीत इतना गौरवपूर्ण रहा, आज उसकी इस दुर्दशा के पीछे क्या कारण है। ठीक है, क्या कारण है आज इस दुर्दशा के पीछे। ठीक है, इस दुर्दशा के पीछे के कारणों को भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है जी, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस दुर्दशा के पीछे के क्या कारण है, इसका हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो साहित्यकार हैं वो विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसके दो कारण बताए हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, भारत दुर्दशा के इस पतन के इस जो रचना है, इसमें भारत के एक तरीके से जिस स्थिति में भारत आज है उसके पीछे कुछ कारणों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कहा है, जिस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विश्लेषण करा, वैसे ही गुप्त जी भी, मैथिली शरण गुप्त जी भी यहाँ पर जो है विश्लेषण कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हम जो पंडित भारत में पैदा हुए, या कई जगह तो उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी इसके पीछे के कारणों में बताया है। हमारे यहाँ पर जिस तरीके से हमने विवाहों की परंपरा को जो है बदला है, अंध परंपरा किया है, नशाबाजी और वैश्यों वगैरह के जो वैश्य जो होते हैं, मतलब बनिए, उनका जो अति लोभ लालच है उसने भी पराकाष्ठा कर दी और पतन की ओर पहुंचाया है। ठीक है, तो लिखिए इसमें कि इनके कारणों के पीछे, भारत के पतन के पीछे, भारत के पतन के पीछे के कारण कौन से कारण हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आंतरिक कारण यानी इंटरनल फैक्टर्स क्या रहे, भारत की ओर से क्या दिक्कतें रही। एक तो हो गया भाई कि किसी ने अटैक कर दिया होगा, किसी ने कुछ कर दिया होगा। दूसरा है कि इसके अंदर जो इंटरनल रीजंस रहे होंगे वो क्या रहे होंगे। तो आंतरिक कारणों में लिखिए कि हिंदुओं में व्याप्त कुरीतियां, कुरीतियों का मतलब होता है कि हिंदू धर्म एक प्रकार का ऐसा धर्म रहा है, हिंदुओं में
व्याप्त कुरीतियां, यानी हमने अपनी प्रैक्टिसेस को बहुत ज्यादा खराब किया। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे वास्तविकता थी हमारे देश की, उसको ही हमने पूरी तरीके से, उस पथ से हम बिछुड़ गए। ठीक है, तो हिंदुओं में व्याप्त कुरीतियां, हमारे यहाँ पर सती प्रथा जैसी चीजें चली, हमारे यहाँ पर बच्चियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई, बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई, शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल नहीं दिया गया, महिलाओं की समस्याओं को एड्रेस नहीं किया गया, है ना। अपने ही हमने यहाँ पर दुनिया जहान के जाति प्रथा इन सब चीजों में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो वो जो कुरीतियां थी उनसे हम नीचे की तरफ गए ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि इसमें इसमें धर्मों जातियों धर्मों जातियों आदि में समाज का विखंडन। ठीक है, धर्मों जातियों आदि में समाज का विखंडन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं परंपराओं का अंधानुकरण, परंपराओं का अंधानुकरण, विवाहों की बदलती परंपराएं। समझ रहे हो, यानी कि किसी से भी बेजोड़ विवाह, कहीं पर भी किसी तरीके से जो हमारी जो संस्कृति रही थी उसको हमने भुला दिया, और किस तरीके से हम मैरिजेस को अलग तरीकों से करने लगे। ठीक है, दूसरा इसमें आप लिख सकते हैं कि भारत की मौलिक जो परंपरा थी, हम वैदिक काल में देखो, ये हम किसके अनुसार बता रहे हैं, ये हम गुप्त जी के अनुसार बता रहे हैं। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म का आना एक बहुत ही साइंटिफिक कहा जाता है, परंतु यहाँ पर भारत की मौलिक परंपरा में बदलाव किस कारण, बौद्ध और जैन धर्म, तो इस चीज को भी ये यहाँ पर पतन का जिम्मेदार कारण मानते हैं, बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय। समझ रहे हैं, यानी कि भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भारत ने अपनी मौलिक परंपरा को ही बदल दिया। जहां पर अभी तक हम जिन देवी देवताओं, एक प्रॉपर हम जो वर्ग था, हमारा जो आश्रम था, आश्रम थे, है ना, उनका जो हम पालन करते थे, उसमें एक साइंटिफिक रोल आया इन दो धर्मों का। ये धर्म यहाँ पर बराबरी की बात करते हैं, तो इन धर्मों ने भी भारत को पतन के कगार पर पहुंचाया है, जिसको कि गुप्त जी मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे, गुप्त जी मान रहे हैं। ठीक है, हाँ, हिंदुओं में व्याप्त कुरीतियां लिख सकते हो आप बिल्कुल लिख सकते हो हिंदुओं में, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि हिंदुओं में व्याप्त विभिन्न कुरीतियां, जैसे जैसे पाखंडता पाखंडता लालच, इस तरीके की चीजें, है ना। संगीता जी को बता दीजिए भाई कितने लाइंस हो गए हैं, एक बार बता दीजिए उनको, प्लीज हेल्प, है ना। डन। डन, लिख लिया। हाँ, धार्मिक कुरीतियां लिख सकते हो अंजलि, बिल्कुल लिख सकते हो, पाखंड लिख सकते हो, धार्मिक कुरीतियां लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल लिख लिया।
हम्म। भारत विविधता वाले अनेक धर्म भी रहते हैं। देखिए, हिंदुओं का इसलिए लिया तरुण, क्योंकि अगर हम भारत की बात अब के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं बच्चे, तो हम कहेंगे अनेक धर्म रहते हैं। अगर हम अपने प्राचीन भारत की बात करते हैं, तो प्राचीन भारत में केवल हिंदू रहते थे यहाँ पर। ठीक है। दूसरी बात, जो बौद्ध और जैन आए, उनकी तो ये आलोचना ही कर रहे हैं। मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म को ये बाहर से आया हुआ धर्म बता रहे हैं, और उसके आक्रमण को ये नेगेटिवली ले रहे हैं। तो फिर आप किस धर्म की बात करें? भारत विविधता वाला धर्म आज ना है बच्चे। ये अगर बात कर रहे हैं कि भारत के पतन के पीछे क्या कारण है, तो इसलिए हम इसे हिंदुओं के धर्म से ले रहे हैं। क्लियर हुआ तरुण? हिंदुओं का धर्म यानी भारत को हिंदुओं का, मूल रूप से हिंदुओं का धर्म बोला जाता है, हिंदुओं का गढ़ बोला जाता है। समझ में आए? किसी और को कोई कंफ्यूजन? हाँ, चलिए आगे लिखे। भारत के पतन के बाह्य कारणों में गुप्त जी, भारत के पतन के बाह्य कारणों में, यानी यहां पर जो बाह्य कारण थे, उनके अंदर गुप्त जी ने किन कारणों को बताया? अब यहाँ पर हम आक्रमणों की बात करेंगे, यहाँ पर अटैक्स की बात करेंगे, जो ब्रिटिशर्स ने करे, जो मुस्लिमों ने करे। ठीक है, तो इसलिए हमने वहां पर उसे नहीं लिखा। लिखे इसमें, भारत के पतन के बाह्य कारणों में गुप्त जी, गुप्त जी मुस्लिम आक्रमण और ब्रिटिश आक्रमण को जिम्मेदार मानते हैं। कहते हैं कि एक तो मुस्लिमों ने जो अटैक किया, मुस्लिम मुस्लिम आक्रमण, एवं ब्रिटिश या अंग्रेजों के आक्रमण को जिम्मेदार मानते हैं। संगीता जी कुछ नहीं, मैं तो इसमें पिछले ही क्लास को मैंने रिलेट करके बताया है, कोई स्टोरी नहीं। मैं बता रही हूँ आपको कि गुप्त जी जो है यहाँ पर भारत के 3 पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन करते हैं कि भारत, हमने कहा था ना हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, उसी पर इन्होंने अपनी भारत भारती के अंदर 3 चीजों को डिस्कस करा है। एक अतीत बताया है जो बहुत ही सुंदर था, स्वर्ण काल था। अब हम वर्तमान की चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद हम भविष्य के जो सपने इन्होंने देखे उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भारत का यदि पतन हुआ है तो उसके बाह्य कारणों में एक तो मुस्लिम आक्रमण जिम्मेदार है और एक अंग्रेजों का आक्रमण जिम्मेदार है। ठीक है, दूसरी चीज ये कहते हैं, लिखिए इसमें, कि कि गुप्त जी गुप्त जी मुस्लिम आक्रमण को नकारात्मक, मुस्लिम आक्रमण को नकारात्मक, लिख लीजिए, मुस्लिम आक्रमण को नकारात्मक एवं एवं अंग्रेजों के आक्रमण को पॉजिटिव मानते हैं, यानी सकारात्मक मानते हैं। कैसे सकारात्मक मानते हैं? ये कहते हैं अंग्रेजों ने ना हमारे यहाँ पर ज्ञान विज्ञान में बहुत ज्यादा प्रसार करा। ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें एक तरीके से जो आधुनिकता है वो सिखाई, वो हमें नहीं आती। ठीक है, तो कम से कम इस चीज के ऋणी है हम अंग्रेजों के कि उन्होंने हमें विकास तो भी सिखाया। हाँ, अब जान ही रहे ये गलत बात, बट ये तो पूरी तरीके से नेगेटिव है। ठीक है, तो लिखिए इसमें कि एक तरफ मुस्लिम आक्रमण को नकारात्मक और अंग्रेजों के आक्रमण को सकारात्मक मानते थे, अंग्रेजों के आक्रमण को सकारात्मक मानते थे। लिख लिया आप लोगों ने? आगे लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट, सकारात्मक मानते थे। ठीक है, आगे, इसमें अंग्रेजों के सकारात्मक मानने का कारण एक तो यह था, एक तो यह था क्योंकि क्योंकि नहीं तो अंग्रेजों को नहीं बताएंगे, अगर नेगेटिव बताएंगे तो ये इनकी बुक पर क्या लगा देंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, छपने ही नहीं देंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि एक तरफ तो क्योंकि एक तरफ तो अंग्रेजों की अधिक आलोचना से, एक तरफ तो
अंग्रेजों की अधिक आलोचना से अपनी पुस्तक पर प्रतिबंध का खतरा था। पर प्रतिबंध का खतरा था। दूसरी तरफ अंग्रेजों को भारत में ज्ञान विज्ञान के फैलाने फैलाने का एक माध्यम समझते थे। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आई आपको? आगे लिखेंगे। गुप्त जी अपनी रचना के माध्यम से कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति या समाज का सदैव एक सा समय नहीं रहता। एक सा समय नहीं रहता है। जब भी कोई राष्ट्र या व्यक्ति ऊंचाइयों के चरम पर पहुंचता है, तो निश्चित ही उसका पतन अवश्यंभावी है। ठीक है, यानी कि भारत एक स्वर्णिम चरम पर पहुंचा हुआ था, तो स्वर्णिम चरम के बाद में सीधी सी बात है कि नीचे गिरना ही था, ऐसा गुप्त जी मानते। ठीक है, तो गुप्त जी कहते हैं कि समझ में आ रही है आपको चीजें? लिखे। गुप्त जी कहते हैं कि संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा है, निज दिवस ही घूमती। जिस तरीके से पृथ्वी हमेशा अपनी दूरी पर घूमती रहती है, उसी तरीके से जो है विपदा वगैरह भी घूमती रहती। दिवस ही घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। ठीक है, तो ऊपर के बाद में नीचे आना ही है व्यक्ति को, और नीचे के बाद में ऊपर जाना ही है। तरुण क्या भेजा था आपने? मैं देख लूंगी उसको। ठीक है तरुण। चलिए, डन। गुड इवनिंग मिहिर। हाँ जी, बताएंगे यहाँ पर आप लोग। मिहिर को बता दीजिए कितना पेजेस होंगे।
डन। ओके चल। आगे चलेंगे। नेक्स्ट। संगीता जी, मुझे ऑफिस से ही मिला है टाइम, बात कर लूंगी आप लोगों के लिए। आगे चले। नेक्स्ट। सेकेंड नंबर, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे जो भी होगा कि गुप्त जी इस्लामी गुप्त जी इस्लामी आगमन को भारत में प्रतंत्रता के युग के रूप में बताते हैं। प्रतंत्रता के युग के बारे में बताते हैं। तथा तथा बौद्ध धर्म के विकास को तथा बौद्ध धर्म के विकास को भ्रष्टता के युग की शुरुआत बताते हैं। भ्रष्टता के युग की शुरुआत बताते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि वो कहते हैं कि अब हमारा मतलब अब हम भ्रष्ट हो चुके हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे धर्मों की जो उत्पत्ति हो रही है ना, हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे धर्मों की उत्पत्ति हो रही है जिन धर्मों से हमारा जो संस्कृति थी, हमारी जो यहाँ पर भारतीय संस्कृति थी, उसकी क्या हो रही है यहाँ पर, उसकी यहाँ पर हम एक तरीके से क्या हो गए, भ्रष्ट पथ पर चल पड़े। ठीक है, भ्रष्ट पथ पर चल पड़े। लिखेंगे आगे। डन। आगे चलेंगे।
लिख लिया। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, यह सर्वविदित है कि गुप्त जी ने यह सर्वविदित है कि गुप्त जी ने संपूर्ण इस्लामिक काल की निंदा नहीं करी। अकबर की प्रशंसा भी करते हैं ये, है ना। संपूर्ण इस्लाम की निंदा नहीं करी है, संपूर्ण इस्लाम की निंदा नहीं करी है। वे अकबर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वे अकबर बहुत बड़े राजा हुए हैं और अकबर को महान की भी उपाधि दी जाती है और कहा यह जाता है कि बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण भी कराने का इन्हें श्रेय जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये एक तरीके से प्रोटेक्शन कर रहे हैं हिंदू संस्कृति की, तो इसलिए इन्हें इनकी निंदा वो नहीं करते। वे अकबर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि कभी भी कोई भी समाज समग्र रूप से कोई भी समाज समग्र रूप से खराब नहीं हो सकता, खराब नहीं हो सकता, समग्र रूप से खराब नहीं हो सकता। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि सारी जाति कोई क्रूर हो। ऐसा नहीं होता कि सारी जाति कोई क्रूर हो। लिख लिया। गुप्त जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार पर गुप्त जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार पर आक्षेप तो किया गया, ब्रिटिश सरकार पर आक्षेप तो किया गया है, परंतु साथ ही अंग्रेजी संस्कृति के ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होने की प्रशंसा एवं भारत में इसकी आवश्यकता पर भी बल दिया गया। यानी कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि ये बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरी हुई है और क्योंकि ये ऐसी है तो इसी के चलते हमारे यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। समझ रहे, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत इसकी थी। लिखिए आगे। आगे डन। तो ये यहाँ पर एक तरफ जहां अंग्रेजी संस्कृति कोई पॉजिटिविटी बताते हैं
ये कहते हैं कि भाई ये साइंटिफिक है, यहाँ पर तर्क है, और ये हमारे देश के लिए जरूरी है। कहीं पर कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कहेंगे कि भैया मतलब बड़ी दया रही, बड़ी दया दृष्टि रही, है ना, कि आप हमारे तरफ आए, है ना, हमें ज्ञान विज्ञान से आपने परिपूर्ण करा, सौभाग्य मानते। हालांकि 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 अंजलि सब ब्लैक हो गया। हेलो, क्या हुआ? मेरी तरफ से तो सब चीजें ठीक चल रही हैं। आ रही है ना आपको? वो हो सकता है कुछ हो गया हो। अब देखो, अब देखो, अब देखो एक बार, वो हो सकता है कुछ दिक्कत हो गई हो, है ना। अंग्रेजों का भारत में आगमन अपने लिए सौभाग्य मानते हैं हमारे गुप्त जी, ठीक है। और ये एक तरफ तो उसको सौभाग्य भी मानते हैं, पर उस समय तक जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह ने यहाँ पर जो आर्थिक शोषण और जो ड्रेन है मनी का, भारतीय धन का, है ना, उसको भी यहाँ पर इन्होंने गलत बताया। हालांकि 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 अंग्रेजों के द्वारा किए गए शोषण, किए जा रहे शोषण, अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे किए जा रहे शोषण तथा तथा धन के बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन समझते हैं ना आप लोग, धन के बहिर्गमन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, राइट, धन के बहिर्गमन से गुप्त जी चिंतित हैं। ये उस समय की बात है जब ये उस समय की बात है जब दादा भाई नौरोजी राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र के सिद्धांत को जन्म कर चुके थे। ये उस समय की बात है जब दादा भाई नौरोजी राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र का उदय कर चुके थे। सरिता और संगीता, जिनका ईमेल नहीं आता, एक बार ऊपर वाला ईमेल एड्रेस पे मुझे अभी के अभी बताओ, उस पे वो करो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, मैं अभी बता दूंगी आपको। डन, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे। लिख लिया?
जी, राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र तब तक जन्म ले चुका था, ये चीज आपको पता है ना। ठीक है जी, आगे लिखेंगे राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र। साथ ही साथ जिस मेक इन इंडिया की आज हम बात करते हैं, ये उस समय ही बता चुके थे कि हमारा जो स्वदेशी, क्योंकि तब तक स्वदेशी टर्म आ ही चुका था, तो ये कहते थे कि इससे ही हम आगे की अर्थव्यवस्था को सस्टेन कर पाएंगे और इससे ही हम चीजों को आगे चला पाएंगे। ठीक है जी, तो ये इस चीज को भी कहते थे। लिखेंगे आगे कि भारतेंदु भारतेंदु भी स्वदेशी उत्पादन से स्वदेशी उत्पादन से देश का विकास, स्वदेशी उत्पादन से देश का विकास होना सुनिश्चित कर चुके थे। गुप्त जी गुप्त जी भारत के सस्ते माल, भारत के सस्ते माल कि भाई भारत का माल इतना सस्ता क्यों, और जो अदर कंट्रीज है उनका माल इतना महंगा क्यों, इस पर ये चिंतन करते थे। सस्ते माल तथा तथा विदेशी माल के महंगा होने तथा विदेशी माल के महंगा होने पर चिंताग्रस्त थे तथा साथ ही चिंताग्रस्त थे तथा साथ ही भेदभावपूर्ण, यानी कि भारतीयों पर ज्यादा टैक्सेशन है ना, भेदभावपूर्ण कराधान, भेदभावपूर्ण कराधान के कारण भी चिंतित थे, भेदभावपूर्ण कराधान के कारण भी चिंतित थे। आगे चले, भारत भारती के अंतर्गत भारत में 19वीं सदी के अंत में 19वीं सदी के अंत में पड़े भयंकर अकालों तथा इसमें मरने वाले अभी बताती हूँ तरुण, एक मिनट। मरने वाले लगभग 4 करोड़ लोगों की स्थिति पर या लोगों की पीड़ा पर गुप्त जी कहते हैं, देखिए इसको, गुप्त जी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो कमर्शियल क्रॉप्स थी उनको उगाया जाता था,
टैक्सेशन इतना ज्यादा लिया जाता था, है ना, तो उससे क्या होता था, जो खाद्य फसलें थी, खाद्य फसलों की संख्या कम हो जाती थी, उनकी मात्रा कम हो जाती थी, और उस पर भी कई प्रकार के जो जमीनों पर लगाए गए टैक्सेशन थे, है ना, उनकी वजह से हमारे देश के लोगों का मारा जाना और तड़प के, है ना, भूख से, है ना, तो उस चीज पर बड़े चिंतित थे। ये कहते थे वह पेट वह पेट उनका वह पेट उनका पीठ से मिलकर, जैसे कोई व्यक्ति बहुत पतला होता है, बहुत स्किनी होता है, तो उसे बोला जाता है कमर पेट में मिली हुई है, ऐसे ही बोला जाता है। कमर पेट में मिली हुई होने का मतलब होता है स्किनी है, उन्हें तो पेट आगे लटका रहता है, कमर मोटी होती है पीछे, कमरा जैसे। मोटे आदमी को, सेठों की देखिए, साहूकारों की, तो वह पेट उनका पीठ से मिलकर मिलकर हुआ क्या एक है, हुआ क्या एक है, वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो मानो निकलने मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। ऐसा लगता है बस निकल के गिरेंगे बाहर, है ना, हड्डियों में टेक है। निकले हुए हैं दांत, किसके निकलते हैं, जो अल्प पोषित होते हैं, कुपोषित होते हैं। निकले हुए हैं दांत, बाहर बाहर की तरफ दांत निकल गए हैं, आंखें अंदर धंस गई हैं उनकी। नेत्र भीतर है धंसे, नेत्र भीतर हैं धंसे। किन शुष्क किन शुष्क किन शुष्क आंतों में, यानी कि सूख गई आंतें भी बेचारों की, आंतों में न जाने प्राण उनके हैं फंसे, प्राण उनके हैं फंसे। बताइए, वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। निकले हुए हैं दांत बाहर, ये किसका सिंबोलाइज कर रहा है, ये अल्प पोषण कुपोषण को। नेत्र भीतर हैं धसे, किन शुष्क आंतों में न जात प्राण उनके हैं फंसे। समझ रहे, ये कौन कह रहे हैं, ये भारत भारती के अंदर पड़े हुए अकालों के बाद में गुप्त जी इस चीज को वर्णित कर रहे हैं। समझ पाए ये चीज, इस तरीके की चीजों को आप कोट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है साथियों, अभी तरुण जी ने एक सवाल पूछा कि भारतीय, आपको पता है कि भारत में कॉटन बोया जाता था, भारत में कॉटन, टोबैको, है ना, टोबैको, जो नील होता था वो, ये सारी कमर्शियल क्रॉप बोई, अफीम, है ना, ये सारी क्या बोई जाती थी, कमर्शियल क्रॉप, यानी वाणिज्यिक क्रॉप बोई जाती थी। इन कमर्शियल क्रॉप के चलते हमारे यहाँ पर जो खाद्य फसलें थी उनकी संख्या कम हो जाती थी, जिसके कारण लोग अब इन्हें थोड़ा खाएंगे, इन्हें थोड़ा खाते बैठेंगे। खाद्य फसलों की संख्या कम होने से यहाँ पर फेमाइन यानी अकाल आ जाता था, ये चीज होगी। और ये जो चीजें यहाँ पर बोई भी जाती थी, जो वाणिज्यिक फसलें यहाँ बोई भी जाती थी, उनको भी अंग्रेज कहाँ पर ले जाते थे, क्योंकि ये जो कपास है आज भी, ये जिस रोयल उसमें बनी हुई है, तो क्योंकि कपड़े बड़े सॉफ्ट होते थे, है ना, तो विदेशों में इनकी बड़ी डिमांड थी। ठीक है, पर ये जाते कैसे थे, ये मान लिया 2 रुपए केजी कपास गया भारत से, 2 रुपए केजी, और जो कपड़ा बन करके आता था वो आता था 2000 का, क्योंकि उतनी तो मशीनें वगैरह थी नहीं उस समय। ठीक है, और यहाँ पर जो जो भी हमारे यहाँ पर जुलाहे वगैरह थे, आपने देखा होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लाने के लिए, औद्योगिकरण को डेवलप करने के लिए उनके अंगूठे तक काट दिए थे इन्होंने। ठीक है, अंगूठे काट दिए, लोगों के व्यवसाय छिन गए। ठीक है, अंगूठे काट दिए जिससे वो स्पिनिंग करते थे, राइट, जिससे वो उनको वीव करते थे मशीनों को लाने के लिए। तो यहां से इतनी सस्ती लेकर के गए और इतना महंगा बेचा, और कहाँ बेचा, बाजार में। तो भारतीय बाजार में बेचा, और जो भी सब कॉन्टिनेंट थे हमारे उनमें भी बेचा। तो भारतीय वस्तु कम है, इस चीज को आयात आधारित अर्थव्यवस्था बोला जाता है, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। मानिए रॉ मटेरियल यहीं का है जो बहुत सस्ता है, प्रिपेयर माल भी यहीं पर बिक रहा है जो बहुत महंगा है। ठीक है, ये तरुण समझ में आई चीज। ठीक है,
नेक्स्ट देखें, आगे नेक्स्ट चलेंगे, आगे देखेंगे। जी, डन। लिख लिया, समझ में भी आ गया। डन। हाँ जी, नेहा, ये तो स्टूडेंट्स ही बताएंगे। स्टूडेंट्स बता दीजिए प्लीज नेहा को कितना हुआ। नेक्स्ट बात आ जाती है हमारी कि गुप्त जी ने लिखे आगे कि मैथिली शरण गुप्त ने भारत में किसानों की भारत में किसानों की दुर्दशा किसानों की दुर्दशा को भी किसानों की दुर्दशा को भी अपनी रचना के माध्यम से दिखाया है। अपनी रचना के माध्यम से दिखाया है। लिख लिया। वे अंग्रेजों के द्वारा किए गए शोषण अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे एक्सप्लॉयटेशन या शोषण को दिखाते हैं। 80s ओके तरुण, शी इज नॉट सेइंग लाइक दैट। आप लोग बातों को ना ऐसा पकड़ा ना करें। शी जस्ट गिव हर सजेशन, इट्स ओके। पता है, आप ना अपने अंदर प्लीज थोड़ा सा एटीट्यूड और पर्सनालिटी को भी डेवलप करो। किसी की भी बात को इतना ज्यादा हृदय से मत लगाया करो, समझ रहे हैं? ऐसे होता तो अब मैं क्या बोलूं आपसे, चीजें आप देख ही रहे हैं खुद, है ना? तो इतना खराब नहीं मानते हैं किसी की चीज को, किसी की बात को। वो बता रही हूँ उसको, चीज को साइड में रखो कि ओके कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं सोचते हैं। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे शोषण को, और नेहा उन्हें नहीं पता था तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया, कोई बात नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे शोषण को दिखाते हुए गुप्त जी बताते हैं कि किस प्रकार से गुप्त जी बताते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीय किसानों की जमीनें छीन ली। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों की जमीनें छीन ली
उन पर उन पर उन पर लगान एवं कर लगाते हुए उन्हें ब्याज एवं ऋण के जाल में फंसा दिया। ब्याज एवं ऋण के जाल में फंसा दिया। गुप्त जी की इस समस्या को आगे चलकर प्रेमचंद ने गोदान में होरी तथा अन्य किसानों के माध्यम से तथा मेला आंचल में फणीश्वर नाथ रेणु ने सूक्ष्म विवेचन के आधार पर विस्तारित किया। जी विक्रम जी, बहुत सारी चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं। मैं लास्ट 4 साल से वहां पे हूँ, बट अब बहुत सारी चीजें ना खराब हो चुकी हैं, है ना। तो क्या ही किया जा सकता है। लिख लिया आपने? सूक्ष्म विवेचन के आधार पर। बाकी आपके कोर्सेज सब कंप्लीट हो ही गए होंगे आई थिंक, है ना। बाकी चीजें हो ही चुकी होंगी। आगे लिखेंगे, सूक्ष्म विवेचन के आधार पर इन्होंने कवर कर ही लिया है। दूसरी चीज है आपकी, अंग्रेजों की शिक्षा नीति का भी ये विरोध करते हैं, जो मैकाले लेकर के आया था। आप लोगों को पता ही होगा मैकाले, है ना। मैकाले नीति ये अंग्रेजी की जो शिक्षा पद्धति थी इंग्लिश को, है ना। कई जगह आप देखेंगे लिखा हुआ है कि ये कहते थे कि भारतीयों को तन से तो वैसे ही रहने दो जैसे वो हैं काले, ठीक है, पर उन्हें ना मन से अंग्रेजियत भर दो, उनके अंदर मन में क्या भर दो, अंग्रेजियत भर दो, ऐसा इनका विचार हुआ करता था। तो लिखेंगे इसको कि गुप्त जी अपनी रचनाओं के माध्यम से अंग्रेजों की शिक्षा नीति, अंग्रेजों की शिक्षा नीति का भी विरोध करते हैं, शिक्षा नीति का भी विरोध करते हैं तथा मैकाले पद्धति को मैकाले पद्धति को भारतीयों की मानसिकता को गुलाम बनाने का आधार बताते हैं। कहते हैं कि भारतीयों की मानसिकता क्या हो रही है, गुलाम हो रही है, ठीक है, आधार बताते हैं। तथा साथ ही यह भी
तथा साथ ही यह भी कहते हैं कि ये कहते हैं कि हमें जिस संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, हम आज उस संस्कृति पर क्या कर रहे हैं, शर्म कर रहे हैं, गर्व की बजाय शर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो यदि हमने सूट या साड़ी सलवार पहना हुआ है तो हमें उस पर शर्म आती है ना, जबकि वो हमारे गर्व की बात है। और हमें क्यों आती है, क्योंकि हमने जींस टॉप क्यों नहीं पहना। तो यही चीज वो बताते हैं, कह रहे कि यह भी कहते हैं कि हमें अपनी जिस संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, अंग्रेज उस पर हमें शर्म करना सिखा रहे हैं, शर्म करना सिखा रहे हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए, भारत भारती में भविष्य का विश्लेषण। भारत भारती में भविष्य का विश्लेषण, यानी 3 पार्ट थे। विक्रम जी, आई एम विद ऑल ऑफ यू एवरी टाइम। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे सभी अध्यापक एक एक करके कहीं ना कहीं चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। बहुत अटैचमेंट है आप लोगों से, सभी से, और नहीं जा पाई हूं तो इसके पीछे भी कुछ कारण होगा, समझ रहे हैं। आई एम विद यू ऑलवेज। कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट। चलिए, भारत भारती में भविष्य का विश्लेषण। संगीता जी, आप होंगे ग्रुप में या मेल के थ्रू, आप मुझसे कभी भी जुड़े रह सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। टेंशन मत लीजिए। जी अंजलि जी, बिल्कुल, अरे आप परेशान मत होइए। आप लोग का जो अटैचमेंट है वो वो कभी मतलब कम नहीं हो सकता, दूर नहीं हो सकता। आपसे, संस्थान से बहुत डीप अटैचमेंट है, यू नो दैट। तो यही कारण रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम ऑलवेज विद यू, यू जस्ट डोंट वरी, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स ओके विक्रम जी, अंजलि जी, आई एम विद यू ऑलवेज। ठीक है, आप लोग अपना अच्छे से एग्जाम वगैरह दीजिए। और मतलब ठीक है, सबकी अपनी सोच होती है। कभी आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से अटैच हैं कि कई लोगों ने बताया कि उन्होंने किस तरीके से फी जमा करी, किस तरीके से अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके साथ में उन्होंने कैसे जुड़े। तो उन लोगों को सच में बीच में छोड़ना या ये करना, नहीं नहीं विशाल जी, वो बंद नहीं होगा, वो मेरे पास ही रहेगा। इतना तो है ना। तो बहुत ऐसे लगा, हालांकि सारी बात होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, बहुत सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पर थोड़े इश्यूज हुए, चले, बट जब तक हुआ उनके साथ में चलने की कोशिश करी। बट जब बात आ जाती है तो उसके आगे चलना खुद की मतलब खुद का मन नहीं करता है ना। तो उससे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना अपने जीवन में, कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो वही हुआ है ना। नहीं तो इश्यूज तो चलते रहते हैं, कभी आई सैलरीज, कभी नहीं। आप लोगों से मैंने कभी डिस्कस नहीं करा ये सब चीजें, राइट। क्योंकि ये सारी चीजें मुझे बहुत छिछली लगती थी, बहुत लाइक सरफेस पे लगती थी कि नहीं,
आप लोगों का क्या दोष है इसमें, है ना? बट अभी आपने पूछा तो निकल गया मन से। जस्ट डोंट वरी। आप लोगों की बहुत सारी कंप्लेन्स हैं मुझसे, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने हमेशा उन्हें सुना, हमेशा अग्री किया, बहुत सारे कारण रिस्पॉन्सिबल रहे, है ना? खैर, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं विक्रम जी, और संस्थान सबसे बड़ा होता है हमेशा, ठीक है? सबसे बड़ा। तो आप उस चीज को ऐसे सोच के चलिए कि कोई बात नहीं, चलती रहती हैं सब चीजें ना, है ना? हमेशा एक जैसा नहीं रहता ना समय, 19-20 चीजें चलती रहती हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके साथ में, हम सब हैं आपके साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है ना? हमारा अपना एक अलग संबंध है, अलग रिलेशन है, वो हमेशा रहेगा। समझ रहे हैं? चलिए, करते हैं आगे बातों को कंटिन्यू। ये चीजें आप प्लीज अपने तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की चीजें बाहर जाए। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, करते हैं इसको आगे। भारत भारती में भविष्य का विश्लेषण। अब हमने अतीत की यानी कि पास्ट की बात कर ली, हमने प्रेजेंट की भी बात कर ली। अब इन लोगों का, जो गुप्त जी हैं या भारतेंदु जी हैं, इन सबका भविष्य के प्रति एक एक इनकी भविष्य के प्रति इनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आगे आने वाला भविष्य जो होगा हमारा वो सब ठीक करेगा, ऐसा ही मान रहे हैं। परंतु अब ये कह रहे हैं, है ना, अब ये कह रहे हैं कि अब हमें जागना होगा, ठीक है? अब हमें जागना होगा। बिना जागे, अगर हम नहीं जागे तो हमारा पतन जो है सुनिश्चित है। हमारा ठीक है, कोई बात नहीं तरुण जी, आप सभी ये सब चीजें प्लीज ना लिखें, क्योंकि मैं वहीं उसी संस्थान में अभी भी कार्यरत हूँ, और ये सब चीजें इथिकली यानी कि नैतिक रूप में ये सब चीजें गलत है। समझ रहे? नहीं नहीं, मैं आपको कोई गलत नहीं समझ रही हूँ। ये क्योंकि मैं आई एम द पार्ट ऑफ एग्जाम्पल स्टिल, ओके? तो ये सब चीजें एक तरीके की मतलब अच्छी चीजें नहीं होती है, नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है ना? मैं आपको कोई गलत नहीं समझ रही हूँ, आप सभी से हम सभी हमेशा जुड़े रहेंगे, अटैच रहेंगे, जस्ट डोंट वरी। तो ये कह रहे हैं कि अब हमें जागना होगा, और यदि हम नहीं जागे तो हमारा पतन जो है सुनिश्चित है, ठीक है? हमारा पतन जो है सुनिश्चित है। तो इसलिए भविष्य की बात कर रहे हैं। लिखिए इसमें कि गुप्त जी के द्वारा अब परिवर्तन की जरूरत पर बल दिया जाने लगा। ये कह रहे हैं कि अब हमें चेंज करना होगा, ठीक है? गुप्त जी के द्वारा अब परिवर्तन पर बल दिया जाने लगा। परिवर्तन पर बल दिया जाने लगा, क्योंकि क्योंकि भारतेंदु जी भी यही कहते हैं, भारतेंदु जी भी यही कहते हैं कि कि यदि यदि अब भारतीय नहीं जागे
यदि अब भारतीय नहीं जागे, भारतीय नहीं जागे तो इनका पतन सुनिश्चित ही हो जाएगा, इनका पतन सुनिश्चित ही हो जाएगा। भारतेंदु जी के शब्दों में, भारतेंदु जी के शब्दों में हमको समय को देखकर, हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, ही नित्य चलना चाहिए। हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए। बदले बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए, हमको बदलना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? हमारे, ये यहाँ पर भारतेंदु जी इस चीज को कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम स्टेगनेंट रहेंगे, अगर हम नहीं बदलेंगे, समय बदल जाएगा तो हम किसी काम के वहां नहीं रह जाएंगे। ठीक है, हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे कि इस समय के साहित्यकार, इस समय के साहित्यकार भविष्य का आकलन करते हुए या भविष्य का विश्लेषण करते हुए, भविष्य का विश्लेषण करते हुए, भविष्य का विश्लेषण करते हुए हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठ रही है, करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, निम्न निष्कर्षों पर पहुंचे, निम्न निष्कर्षों, यानी कि ये होना ही चाहिए, अदरवाइज नहीं काम चलेगा। निष्कर्षों पर पहुंचे हैं, निम्न निष्कर्षों पर पहुंचे हैं कि देश के विकास के लिए स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं का विकास करना होगा। देश का विकास तभी होगा जब हम अपने देश में बने हुए माल को ही लेंगे, देश में बने हुए चीजों को, उद्योगों को यहीं पर बनाएंगे, यहीं पर हम उत्पादन करेंगे। ठीक है, स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं का विकास करना होगा। अगला लिखेंगे वैज्ञानिक युग में प्रवेश करना, वैज्ञानिक युग में प्रवेश करना समय की मांग है। समय की मांग है। अतः अब बिना यंत्रों के, अतः अब बिना यंत्रों के, बिना यंत्रों के प्रगति संभव नहीं है, प्रगति संभव नहीं है। भारतवर्ष में, अगला, भारतवर्ष में शिक्षा पद्धति के अंतर्गत, शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बदलाव कर, वैज्ञानिक तथा प्रायोगिक, यानी प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, प्रायोगिक शिक्षा पर बल देना, प्रायोगिक शिक्षा पर बल देना होगा। यह सब बदलाव
राष्ट्रभाषा के बिना नहीं हो सकता, यानी कि हम अंग्रेजी में पढ़ने लगे तो वो बात नहीं है, राष्ट्रभाषा के बिना नहीं हो सकता, अर्थात इसके यहाँ पर ये राष्ट्रभाषा पर भी बल दे रहे हैं, नहीं हो सकता, राष्ट्रभाषा के बिना नहीं हो सकता। यहीं पर कहते हैं, लिख लीजिए इस चीज को, कि है राष्ट्रभाषा, है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश की कोई नहीं, माने थी नहीं ना उस समय तक, है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश की कोई नहीं, हम निज अपने आप में विचार जान सकें, विक्रम जी आप वो हिंदी वाले ग्रुप में हैं? यदि है तो वही वाला उसमें नंबर है, ये नहीं है, ठीक है। निज विचार जान सकें, जिसमें परस्पर, यानी आपस में जिसमें हम बात कर सके, अपनी भावनाओं को समझ सके, ऐसी कोई भाषा हो, क्योंकि ये अरबी फारसी के हमेशा विरुद्ध रहे हैं, परस्पर सब कही है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश की कोई नहीं, हम निज विचार जान सके, जिसमें परस्पर सब कही। समझ रहे? यानी यदि हम अपने देश की एक राष्ट्रभाषा का इजाद कर लेते हैं तो उसी को हम आगे चलाएं, ठीक है। डन। आगे लिखेंगे। नेक्स्ट, साथ ही साथ अगला, साथ ही साथ साहित्यकारों ने साहित्य के माध्यम से स्वयं को सक्रिय होने, स्वयं को सक्रिय, यानी ये कहा कि भाई हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज को ठीक करने की, सक्रिय होने पर बल दिया, होने पर बल दिया, ठीक है। अभी तो प्री ओरिएंटेड ही विक्रम जी, ठीक है। यहां पर कहा कि भाई आपको यू शुड बी एक्टिव, ठीक है, एक्टिव रहिए, और एक्टिव आप रहेंगे, यानी कि ये यही बोल रहे हैं कि भाई जो साहित्य लिखा जा रहा है, साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं है ना, साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए समाज के लिए एक नई दिशा, यही कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं केवल तुम उपदेश या मनोरंजन यही सब मत करिए, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है कि आप इस देश को आगे बढ़ाएं, ठीक है। आगे लिखेंगे, इस समय के साहित्यकारों ने अंग्रेजों की आलोचना की तथा
साथ ही वो कुछ सीमाओं यानी कुछ लिमिटेशंस, सीमाओं से ग्रस्त भी दिखाए गए, सीमाओं से ग्रस्त भी दिखाए गए, जैसे जैसे आलोचना की, परंतु साथ ही वो कुछ सीमाओं से ग्रस्त भी दिखाए गए। सीमाओं से ग्रस्त भी दिखाए गए, जैसे जैसे उस समय गरीबी व अकाल जैसी, उस समय गरीबी व अकाल जैसी समस्याओं की चर्चा तो बहुत की, गरीबी व अकाल जैसी समस्याओं की चर्चा तो बहुत की, परंतु उसके पीछे के कारणों, परंतु उसके पीछे के कारणों पर विशेष बल नहीं दिया। कारणों पर विशेष बल देते तो अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराते, है ना, और अंग्रेजों को ठहराते तो इनकी बुक पर जो था रेस्ट्रिक्शन लग जाता। कारणों पर विशेष बल नहीं दिया। इसमें गुप्त जी को अपनी पुस्तक को प्रतिबंध से बचाना था। दूसरी बात, जब गुप्त जी भारत भारती लिख रहे हैं, गुप्त जी भारत भारती लिख रहे हैं, उस समय के समाज में, उस समय के समाज में बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग समझते हैं ना ये सब चीजें आप, बंग भंग, स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन, स्वराज नामक सिद्धांत, स्वराज आ गया था, है ना? किसने दिया था? स्वराज नामक सिद्धांत, एवं कांग्रेस का बढ़ता महत्व, एवं कांग्रेस का बढ़ता महत्व अपने चरम पर था, बढ़ता महत्व अपने चरम पर था, परंतु फिर भी, परंतु फिर भी भारत भारती में इसका, इनका, इन सभी घटनाओं का, ऐसा लिखे, भारत भारती में इन सभी घटनाओं का, इन सभी, बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक, इन सभी घटनाओं का कोई संदर्भ नहीं दिया गया। मतलब उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि क्या चल रहा है ना पैरेलल में, क्योंकि अगर ये सब इनको देते तो फिर अंग्रेजों की नजर पड़ जाती। कोई संदर्भ नहीं दिया गया। आगे लिखेंगे, एक लिमिटेशन इनकी ये है कि हमेशा अतीत पर ही बात करते हैं। जैसे ये कहा जाता है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कहा जाता है कई बार, तीन फेजेस होते हैं, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो कुछ लोग होते हैं जो इसमें नहीं जीते, या तो इसमें सोचते रहेंगे या इसमें सोचते रहेंगे। यही भारत भारती वाले इन्होंने किया है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पर या तो पीछे की बातों में सोच रहे हैं कि हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, है ना, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, या फिर इसमें कि साइंस लेकर आओ, टेक्नोलॉजी लेकर के आओ, मशीनें लेकर के आओ, स्वदेशी बन जाओ, ये कर दो, वो कर दो। वॉट अबाउट दैट? अगर इसमें आप चेंजेस करेंगे, आपकी भी लाइफ के लिए सीधा सा फंडा है, अगर आप इसमें चेंजेस करेंगे तो ही तो ये सुधरेगा ना। तो हमेशा हमें वर्तमान में रहना चाहिए। लेकिन भारत भारती, या ऐसा लिखिए, इस समय के साहित्यकार अतीत की मोहग्रस्तता, अतीत की मोहग्रस्तता से जुड़े हुए हैं, अतीत की मोहग्रस्तता से जुड़े हुए हैं।
इसलिए वो वर्तमान में इसलिए वो वर्तमान में नहीं जी पाते। नहीं जी पाते। इसलिए इसलिए वे इसलिए वे बौद्ध बौद्ध जैन मुसलमान बौद्ध जैन मुसलमान महिलाओं महिलाओं से अपनी संवेदना को जोड़ नहीं पाते हैं से अपनी संवेदना को जोड़ नहीं पाते हैं एवं ना ही भविष्य के प्रति एवं न ही भविष्य के प्रति एक स्वतंत्र नजरिया विकसित कर पाते हैं न ही भविष्य के प्रति एक स्वतंत्र नजरिया विकसित कर पाते हैं। गुप्त जी की रचनाओं को पढ़ने से लगता है गुप्त जी की रचनाओं को पढ़ने से लगता है कि भविष्य योजना में उनकी भविष्य योजना में अतीत को ही पुनः लौटा देने अतीत को ही पुनः लौटा देने की कामना है अतीत को ही पुनः लौटा देने की कामना है। आगे लिखेंगे भारत भारती का शिल्प लिखिए सबसे पहले भाषा भाषा शिल्प में सबसे इंपॉर्टेंट है भाषा। तो भारत भारती की भाषा खड़ी बोली है खड़ी बोली है इस समय तक आते आते खड़ी बोली साहित्यिक भाषा बन चुकी थी। अगला लिखेंगे इसमें तत्सम शब्दों का रुझान दिखाई देता है तत्सम शब्दों का रुझान दिखाई देता है परंतु उर्दू फारसी की शब्दावली से पूर्णतः परहेज किया गया क्योंकि इस्लाम को अच्छा नहीं मानते। समझ रहे? पूर्णतः परहेज किया गया। दूसरा लिखेंगे काव्य रूप तो प्रबंध है कि मुक्तक, तो भाई इसमें कोई कथा तो है नहीं, तो इसलिए न मुक्तक है न प्रबंध है। लिखे इसमें कथा का कोई रूप नहीं है, इसमें कथा का कोई रूप नहीं है, अतः हाँ अच्छा बात कल से शुरू होगा रोहित। अतः
देखो हर साल भारत भारती से सवाल पूछा जाता है, तो अभी जब भी पूछा जाए तो आप लोगों से करके आएंगे, है ना। काव्य रूप में, इसमें कथा रूप नहीं है, अतः यह एक प्रबंध काव्य नहीं है, प्रबंध काव्य नहीं है। फिर भी अतीत, वर्तमान एवं भविष्य, अतीत, वर्तमान एवं भविष्य में तारतम्यता बिठाने के लिए क्रमबद्धता को, तारतम्यता बिठाने के लिए क्रमबद्धता को रखा गया है। इसलिए कमजोर अर्थों में प्रबंधात्मकता दिखाई देती है। मतलब बहुत एग्जैक्ट नहीं, परंतु फिर भी जोड़ के चला गया है। ऐसा नहीं कि अतीत के तुरंत बाद भविष्य लिख दिया, भविष्य के तुरंत बाद अतीत लिख दिया, मतलब एक सीक्वेंस चला है, ठीक है, कालक्रम चला है। अतः कमजोर अर्थों में प्रबंधात्मकता दिखाई देती है। अगला लिखेंगे, नेक्स्ट। हाँ, प्रबंधात्मकता, यह मुक्तक तो बिल्कुल भी नहीं है, यह मुक्तक तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, अलंकार, अलंकार, बिंब या प्रतीक नियोजन, अलंकार, बिंब या प्रतीक नियोजन। लास्ट लाइन रिपीट। मैंने कहा कि इसमें जो है अतीत, वर्तमान, भविष्य है, भविष्य काल को काल क्रम के अनुसार रखा गया है। अतः क्रमबद्धता के कारण कमजोर अर्थों में प्रबंधात्मकता दिखाई देती है, परंतु मुक्तक तो इसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अलंकार, बिंब या प्रतीक भारत भारती सपाट शैली में लिखी गई है, बिल्कुल एकदम भारत भारती सपाट शैली में लिखी गई है। अतः अलंकार, बिंब या प्रतीक, अलंकार, बिंब या प्रतीक की दृष्टि से यह कविता, अलंकार, बिंब या प्रतीक की दृष्टि से यह कविता किसी विशेष योग्यता का परिचय नहीं देती, किसी विशेष योग्यता का परिचय नहीं देती। आगे लिखेंगे छंद, छंद योजना, छंद योजना। इसमें जो है तुकबंदी है, यानी कि लास्ट वाली दो शब्द एक दूसरे से जरूर मिल रहे हैं, है ना। छंद योजना लिखेंगे कि गुप्त जी की इस काव्य में गुप्त जी ने इस काव्य में तुकबंदी, तुकबंदी, गुप्त जी ने इस काव्य में तुकबंदी का निर्वाह किया है, तुकबंदी का निर्वाह किया है। अतः अतः यह कविता, यह कविता गुप्त जी के द्वारा लिखी गई उस समय की एक सफल कविता है। गुप्त जी के द्वारा लिखी गई उस समय की एक सफल कविता है, ठीक है। छायावाद करके आइएगा कल, है ना। छायावाद के अंतर्गत जो चीजें
है, मतलब छायावाद एक अलग टाइप का जो है समय है, ठीक है, एक अलग टाइप की वहां पर चीजें इजाद होंगी, नए तरीके से लोग वहां पर रचनाओं को लिखेंगे। रामधारी सिंह सॉरी महादेवी जी हैं या पंत जी हैं, जो भी हैं, उस समय के जो काव्य सृजन है या उस समय की जो रचनाएं हैं, उनको लिखते हुए अपने आप को बहुत मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तथा साथ ही साथ वो रचनाएं महानतम रचनाओं के अंतर्गत गिनी जाती हैं। जैसे